क्रिएटिव राइटिंग के लर्निंग प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। एंड मनी मैम एक बहुत अच्छी राइटर है, वो खुद भी बहुत अच्छी कहानियां लिखती रहती है अपनी डे टू डे लाइफ से इंस्पायर्ड। एंड उसी के साथ साथ वो हमें अपनी कहानियां भी सुनाएंगी। एंड हम सबको क्रिएटिव राइटिंग की स्पेशल टिप्स देकर हम लोगों को भी राइटिंग कैसे हम लिखना हम सबको आता है, हम सब अच्छे हैं, लेकिन वो क्रिएटिव राइटिंग टिप्स लेके हम लोगों को और मोटिवेट करेंगे कि हम भी कुछ लिखें और हम सब आप सब मतलब हम सब आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करें। सो थैंक यू मनी मैम फॉर द सेशन एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टेक इट फॉरवर्ड। तो प्रगति, आपने जो भी चेंजेस हमारे आईएसएफ में हुए हैं उनके बारे में बता दिए। मैम आई विल शेयर इट टुवर्ड्स द एंड एक बारी। ठीक है। अभी हमने स्टार्टिंग में क्रिएटिव राइटिंग की नॉर्मल सी एक गेम खेली, वेरिन हम सब ने एक एक सेंटेंस इकट्ठा करके एक फन स्टोरी क्रिएट करने का ट्राई किया। एंड उसके बाद हम लोग जान रहे थे कि हम सबका बचपन में एक हमने कोई ना कोई एस्से लिखा होता है, तो उस एस्से मतलब सब लोग की मेमोरी जान रहे थे कि किसने क्या लिखा। एंड उस अभी अर्चना मैम और भारती मैम रह गए थे, तो आई मिस दैट। हेलो अर्चना मैम, हेलो संतोष मैम। हाँ, हेलो हेलो। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी स्टोरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, और उसके बाद एक टिप मैं राइटिंग का स्टोरी के बाद दूंगी। जैसे आपको स्टोरी पसंद आएगी फिर हम सेशन करेंगे, और उसके बाद एक क्रिएटिव राइटिंग का। मैं मणि अग्रवाल आईएसएफ क्रिएटिव राइटिंग सेशन में अपनी ऑडियंस का स्वागत करती हूँ। इस महीने 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे था। आज की कहानी एक ऐसी कैरेक्टर की कहानी है जिसे आप सब जानते हैं। विमेन्स डे हर सेलिब्रेट करता है, परंतु स्त्री के कई रूपों में से सबसे पावरफुल रूप है माँ। तो सुनिए एक माँ की कहानी, वो तो भूत है। मतलब टॉपिक इज लिटिल डिफरेंट, वो तो भूत है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, यह कहानी सिर्फ एक ही व्यक्ति की कहानी है, इस कहानी को कोई पर्सनली ना ले। कहानी शुरू करती हूँ मैं। बात उन दिनों की है जब शादियां थोड़ा कम उम्र में ही हो जाती थी। रिश्ते भी रिश्तेदार, नाई, नाइन या मंदिर के पंडित जी ही ज्यादातर बताते थे। रिश्तों में बराबरी भी देखी जाती थी, स्पेशली खानदान बराबर का होना चाहिए। फैमिलीज रेपुटेशन के चलते ही 99% शादियां उस वक्त में होती थी। नंदिनी देवी बला की खूबसूरत, हर कार्य में दक्ष, हर कला में निपुण और पढ़ी लिखी होने के साथ साथ बास्केटबॉल और वॉलीबॉल चैंपियन भी थी। ये बात और है कि इंटर स्कूल कंपटीशन ही था, परंतु नंदिनी देवी का स्कूल कभी हार कर नहीं आया। साड़ी पहनकर जिसे वो कमर में खोसकर घुटनों तक कर लेती थी, तो समझ लो सामने वाली टीम हार कर ही वापस आएगी। एक दिन नंदिनी देवी के लिए रिश्ता आया और 15-16 साल की नंदिनी देवी गठबंधन में बंध गई। उनके विवाह से सबसे ज्यादा नाखुश था उनका स्कूल, क्योंकि अब वो सारे टूर्नामेंट में हारने वाले थे। नंदिनी देवी ना किसी से दबने वाली, ना किसी को दबाने वाली, मस्त मौला, हर किसी को प्यार करने वाली, इन शॉर्ट फुल ऑफ लाइफ थी। ससुराल में आकर वो ऐसे घुल मिल गई जैसे कई जन्मों का रिश्ता हो। 2 साल के अंदर ही नंदिनी देवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उस वक्त उनकी उम्र 17-18 साल रही होगी। मां बनने की अनुभूति दुनिया की सबसे बेहतरीन और ईश्वर के द्वारा दिया गया स्त्री को वो वरदान है जिससे सृष्टि चलती है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि रचना, सृष्टि का पालन करना और संतुलन बनाए रखना, ये तीनों क्वालिटीज माँ के अंदर डाल दी हैं। जिस पल कोई स्त्री माँ बनती है, अपने बच्चे के लिए वो माँ के साथ साथ ब्रह्मा विष्णु महेश का अंश भी हो जाती है, और फिर वो बच्चा बन जाता है उसका आखिरी प्यार, और बच्चे के लिए माँ होती है उसका पहला प्यार। पहले बच्चे में ये अनुभूति चरम सीमा पर होती है। बाकी बच्चे
यानी पहले बच्चे के बाद के बच्चे तो मोह माया के तहत पल पलाकर काबिल बन ही जाते हैं। और ये कहानी दूसरे, तीसरे, चौथे वगैरह वगैरह बच्चों की है भी नहीं, तो टाइम क्यों वेस्ट करना। मुद्दे की बात पर वापस चलते हैं कि ये कहानी है किसकी। ये कहानी है नंदिनी देवी और उनके सबसे बड़े बेटे की। दोनों का रिश्ता ऐसा जैसे पानी, तीर तलवार, किसी से भी ना अलग होने वाला। बच्चे का घर का नाम रखा गया बिन्नू। अब बिन्नू का बड़ा सा शीशम की लकड़ी का पालना आया। बिन्नू जरा सी आवाज करता, माँ हाजिर। चक्कर घिन्नी की तरह घर के काम करती नंदिनी देवी का ध्यान का केंद्र बिन्नू ही रहता। बिन्नू के खिलौने, बिन्नू के कपड़े, बिन्नू के जूते, अब बिन्नू के दांत निकल रहे हैं। हर चीज को बिन्नू दांतों में हो रही इरिटेशन की वजह से मुंह में डालता। बिन्नू का पेट भी खराब हो जाता। बीच बीच में नंदिनी देवी मसूड़ों पर होम्योपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया फॉस्फोरिका भी रगड़ती। सुहागा भी तवे पर फुलाकर पीसकर चटाती लगाती। भुट्टी तो पैदा होने के पहले दिन से ही मालिश करके नहलाने के बाद से पिलाई जा रही थी। बिन्नू के दांत निकल ही आए और फिर बिन्नू ने घर भर को कहां कहां नहीं काटा, बस क्या ही बताएं इस कहानी में। और फाइनली वो दिन भी आया जिस दिन बिन्नू पहली बार स्कूल गया। बिन्नू को तैयार करके जैसे ही रवाना किया, बिन्नू चीखे मारकर रोने लगा। माँ से पहली बार जो अलग हो रहा था। इधर बिन्नू माँ की तरफ दौड़ा, उधर नंदिनी देवी बिन्नू की तरफ दौड़ी। दोनों फूट फूट कर रो रहे थे। स्कूल छोड़ने के लिए जाने वाला गाड़ीवान बोला, बहूजी बहुत रो रहे हैं बिन्नू, रहने दो, कल चले जाइए। स्कूल कौन सा एक दिन में कलेक्टर बन जाएंगे। नंदिनी देवी को ये शब्द सुनकर होश आया। उन्होंने बिन्नू का साड़ी के पल्लू से मुंह पोंछा और अपने आंसू भी पोंछते हुए बोली, स्कूल में देख बिन्नू, बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, उनके साथ खेलना, दोस्ती करना, टिफिन दिया है ना तेरी पसंद का, सबके साथ शेयर करके खाना। जब वापिस आएगा तो आटे का हलवा बनाकर रखूंगी, है बिन्नू, ठीक है। और 2-3 बार प्यार करके बाल ठीक करते हुए गाड़ीवान को इंस्ट्रक्शंस दिए कि संभाल कर ले जाना और वापसी में देर ना करना, पहले ही पहुंच जाना। इधर बिन्नू गाड़ी में बैठा माँ को पलटकर देखता नंदिनी देवी की आंखों से ओझल गया। नंदिनी देवी भागकर किवाड़ के पीछे जाकर रोई। 1-2 मिनट बाद खुद को संभाला तो लगा उनका दिल कोई हाथ डालकर मरोड़ रहा है। खुद को संभाल कर नंदिनी देवी घर के कामों में व्यस्त हो गई, परंतु ध्यान वही दीवार पर लटकी घड़ी पर था। अब बिन्नू को आने में 3 घंटे रह गए, अब 2.5 घंटे, अरे अभी भी 2 घंटे हैं। घर के मुंह लगे हेल्प से बोली, जरा देखियो ये घड़ी खराब हो गई है क्या, चाबी नहीं भरी होगी, आज धीमे चल रही है शायद। इतनी देर हो गई बिन्नू को गए हुए, ये आगे ही नहीं बढ़ रही है। हेल्प का नाम था रसिया। रसिया भी मटक कर बोला, अरे बहूजी घड़ी सही चल रही है, इंतजार बड़ी बुरी चीज है, समय न कटे, हमसे पूछो जब हम अपनी लुगाई से पहली बार मिलने गए रहे, हमाओ समय न कटो तो। अनवरत बोलते रसिया की लव स्टोरी पर नंदिनी देवी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। उनको अभी भी घड़ी धीमी चलती लग रही थी। रसिया से बोली, बंद कर अपनी लव स्टोरी, जा आटा घी निकाल के रख, मैं जल्दी से नहाकर आ जाऊं, तो हलवा भी बनाना है बिन्नू के लिए। मैंने कहा था उससे हलवा बनाकर रखूंगी, आते ही मांगेगा। और नंदिनी देवी गुसल खाने में घुस गई। इधर रसिया बड़बड़ाए, क्या बहूजी, अभी समय नहीं कट रहा, अभी कह रही है जल्दी कर। नहाकर नंदिनी देवी ने हलवा बनाना शुरू किया तो एक निगाह घड़ी पर और दूसरी दरवाजे पर। जल्दी जल्दी हलवा बनाने के चक्कर में गरम गरम घी के छींटे नंदिनी देवी के हाथ को जला गए, पर उनका ध्यान हाथ पर नहीं, बिन्नू के आने पर था। रसिया ने फिर भी हाथ पर गुथा हुआ आटा रख दिया, बोला, बहूजी जल रहा होगा, थोड़ा ठंडक मिलेगी। आटा लगाए लगाए नंदिनी देवी घर के बाहर आ गई। बड़बड़ाई सी खुद से बात करने लगी, पता नहीं गाड़ीवान टाइम से पहुंचा होगा या नहीं, वहां भी बिन्नू रो तो नहीं रहा होगा, वैसे तो और भी बच्चे होंगे।
नंदिनी देवी अपने आप से बातें ही कर रही थी कि पीछे से रसिया आकर बोला, कल साथ ही चले जाना बाबूजी बिन्नू भैया के, यहाँ का हम संभाल लेंगे। नंदिनी देवी पलटी और बड़बड़ाहट बंद करके उसे घूरते हुए घबराई सी आवाज में बोली, अरे हलवा जल जाएगा, उसे भुनता छोड़कर कहाँ चला आया तू? और अंदर रसोई में भागी। रसिया भी पीछे पीछे आया। अरे बन गया हलवा बाबूजी, बंद कर दिया चूल्हा। अरे बिन्नू भैया जल्दी आओ, मेरी जान बचाओ, ऊपर की तरफ हाथ उठाकर बोला। तभी नंदिनी देवी के कानों में बिन्नू की खुशी भरी आवाज जैसे सातों स्वर अलग अलग रागनी में पिरोकर एक शब्द में समेट दिए हों, माँ। नंदिनी देवी के कानों को इतना सुख कभी किसी आवाज ने नहीं दिया। बिन्नू की तरफ बाहें फैलाकर भागती नंदिनी ने अपने अंक में बिन्नू को भरकर चेहरे पर, माथे पर, छोटे छोटे हाथों पर इतना प्यार किया जैसे जन्मों के बिछड़े मिले। दुनिया का सबसे प्यारा मिलन, जिस पर देवता भी रश्क करते हो शायद। कपड़े बदलकर हाथ मुंह धोकर नंदिनी देवी अपने हाथों से बिन्नू को हलवा खिला रही थी और बिन्नू स्कूल में हुई सारी घटनाएं माँ को विस्तार से बता। नंदिनी देवी की आंखों से छलकता प्रेम देख तो कोई नहीं रहा था, परंतु ये चमक कुछ दैवीय थी। वक्त बीत रहा था, बिन्नू बड़ा हो रहा था। अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सब नंदिनी देवी और बिन्नू के प्यार की मिसाल देते थे। नंदिनी देवी के और भी बच्चे हुए, सबको उन्होंने बहुत प्यार भी किया, परंतु ये भी स्वीकार किया कि माँ बिन्नू भैया को सबसे ज्यादा प्यार करती है। उन दोनों के बीच कोई भी नहीं आता था। नंदिनी देवी आवाज तीसरे नंबर के बच्चे को लगाती थी तो पहले बिन्नू से शुरू कर उसके नाम तक पहुंचती थी। बिन्नू तकरीबन 26 साल का होगा जिस वक्त वो दूसरे शहर में अपने काम के सिलसिले में अकेला एक अपार्टमेंट में रहने चला गया। घर पर संडेज में उसका आना होता। एक दिन नंदिनी देवी ने नोटिस किया कि बिन्नू हर बार कमजोर होता जा रहा है। नंदिनी देवी बोली, अपना ख्याल नहीं रखता है क्या? ठीक से खाना नहीं खाता? बिन्नू बोला, माँ आजकल भूख नहीं लगती, खाना सामने आते ही मन भर जाता है। अगले हफ्ते बिन्नू और कमजोर दिखा। अब नंदिनी देवी सभी बच्चों और अपने पति किरण को हेल्प के भरोसे छोड़कर बिन्नू के पास चली आई। डॉक्टर्स दवाई देते पर कोई दवाई असर नहीं कर रही थी। बिन्नू खाना खाने बैठता और निवाला मुंह से 3 इंच पर रुक जाता। कोशिश करने पर भी बिन्नू खाना नहीं खा पा रहा था। नंदिनी देवी और घर के सभी सदस्य गहन चिंता में थे। ऐसे तो बिन्नू कई बार बीमार पड़ा था, परंतु इस बार ना दवा ना दुआ कुछ असर नहीं कर रहा था। नंदिनी देवी बहुत चिंताग्रस्त थी कि उनके पड़ोस में रहने वाले श्यामा जी ने दबी जबान में नंदिनी देवी को कहा कि फलानी जगह एक तांत्रिक हैं, आप ठीक समझो तो एक बार उसे दिखा लो, मुझे लगता है कि कुछ ऊपरी हवा है। नंदिनी देवी बोली, अरे नहीं, मैं नहीं मानती इन सब बातों को। श्यामा बाबू बोले, जैसा आप उचित समझो। परंतु दिन ब दिन बिन्नू के गिरते स्वास्थ्य और कोई बीमारी के पता न पड़ने पर मजबूर हो नंदिनी देवी श्यामा बाबू की राय को भी आजमाने का सोचने लगी और बिन्नू के साथ श्यामा बाबू के बताए पते पर पहुंची। बिन्नू ने पहले तो जाने से मना किया, फिर ममता से मजबूर हो माँ के साथ चल पड़ा। बाबा के सामने बिन्नू थोड़ी देर बैठा रहा। बाबा ने फिर कुछ क्वेश्चन पूछे। एक क्वेश्चन था, क्या तुम काली अंधेरी रात को किसी कब्रिस्तान के पास से गुजरे थे? बिन्नू बोला, हाँ बाबा, मैं तो अक्सर फलाने फलाने कब्रिस्तान के सामने से रात को गुजरता हूँ। एक रिश्तेदार रहते हैं वहां, अकेला रहता हूँ तो अक्सर शाम को जाकर रात को वापस आता। बाबा ने बोला, अच्छा तो ये बताओ, कभी कोई अजीब बात हुई वहां से गुजरते वक्त? बिन्नू ने पहले तो मना कर दिया, पर बाबा के कहने पर बैकग्राउंड में जाकर गहन चिंता में डूब गया। फिर बोला, हाँ बाबा, एक बार रात के 12:30 बजे के करीब मैं जब वहां से गुजर रहा था तो किसी ने मुझे बिन्नू कहकर आवाज दी थी, पर पीछे मुड़कर मैंने अंधेरे में बहुत देखने की कोशिश की, परंतु कोई दिखा नहीं। मैं स्कूटर पर ही था, घर आ गया। मैंने तब ये जरूर सोचा था कि यहाँ पर सब लोग मुझे आलोक के नाम से ही जानते हैं, फिर बिन्नू किसने पुकारा। पर बाबा, ये बात तो 4 महीने पुरानी हो गई है। बाबा बोले, आलोक बेटा, आप बाहर बैठो।
पर नंदिनी देवी, किरण कुमार और श्यामा बाबू को बाबा ने रोककर कहा कि जिसका अंदेशा था वही है। नंदिनी देवी बोली, बाबा इलाज क्या है इसका? बाबा बोले, इलाज तो है, परंतु शमशान घाट में जलती चिताओं के बीच आलोक को मेरे साथ अकेले जाना पड़ेगा। यह विधि वहीं पूरी हो सकती है। नंदिनी देवी ने यह सुना और बोली, बिल्कुल नहीं बाबा, मैं बिन्नू को अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं भी उसके साथ जाऊंगी। बाबा ने कहा, यह विधि अकेले ही होती है, आप वहां जाकर कहाँ बैठोगे, डर जाओगे, वहां का वातावरण, वो भी भरी रात में, आप समझो। पर नंदिनी देवी कहाँ समझने वाली थी। किरण कुमार, श्यामा बाबू और स्वयं बाबा समझा समझा कर हार गए, परंतु नंदिनी देवी, जिन्होंने कठिन से कठिन वक्त में भी बिन्नू को अभाव का एहसास नहीं होने दिया, कैसे अपने जिगर के टुकड़े को अकेला भेज देती। अंततः नंदिनी देवी जीती और विधि वाले दिन जलती चिताओं के बीच एक पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे अटल हो बैठी रही, हनुमान चालीसा का जाप करते होंठ और निगाहें बहुत दूर बैठे बिन्नू और बाबा पर टिकी रही। माँ की ममता का ऐसा तेज कि परिंदा तो क्या, चींटी भी पास नहीं पटकी। विधि खत्म हुई, बिन्नू को लेकर नंदिनी देवी घर आ गई। बाबा के बताए 21 बार हनुमान चालीसा के पाठ के बाद बिन्नू खाना खाता। धीरे धीरे बिन्नू ठीक होने लगा और अब नंदिनी देवी को वही पुराना स्वस्थ बिन्नू मिल गया था। बीतते वक्त के साथ बिन्नू की शादी हो गई, बच्चे हुए, भाई बहनों की भी शादियां हो गई। नंदिनी देवी ने बिन्नू के बच्चे भी पाल दिए। ट्रांसफर होने पर नंदिनी देवी किरण कुमार के साथ नहीं रहती थी। बिन्नू के पास अपने बाकी बच्चों के साथ रहकर बिन्नू के बच्चे बड़े कर रही थी। वर्किंग कपिल को शायद जरूरत होती भी है। जब बिन्नू के बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो घर में कलह कलेश और डिफरेंसेस आने लगे। डिफरेंसेस इतने आ गए कि बिन्नू परिवार सहित घर छोड़कर चला गया। नंदिनी देवी की जैसे किसी ने आत्मा निकाल ली। 1 साल ही बीता होगा कि किरण कुमार बीमार रहने लगी, लेकिन इतने भी बीमार नहीं थे कि जानलेवा स्थिति आ जाए। स्त्रियां शायद रो लेती हैं, कह लेती हैं, परंतु पुरुष अंदर ही अंदर घुटता है। पिता के अंदर की घुटन, जो अपने बेटे से बिछड़ने का गम था, किरण कुमार को दीमक की तरह खा रहा था। किरण कुमार, नंदिनी देवी एक दूसरे से बात ना करते थे, क्योंकि नंदिनी देवी बस दरवाजे की तरफ निहारती रहती कि बिन्नू आता होगा। फोन की हर घंटी पर दौड़ती कि बिन्नू का फोन होगा, पर फोन पर किसी और की आवाज सुन मायूस हो जाती। सोचती, ऐसा भी क्या हो गया जो बिन्नू ऐसा हो गया। बिन्नू तो नहीं आया, परंतु किरण कुमार सुबह के 4 बजे हे राम कहकर ब्रह्मलीन हो गए। बिन्नू के सभी भाई बहन आ गए। बिन्नू को भी बहन भाई ने फोन किया, पर बिन्नू नहीं आया। बिन्नू का इंतजार करते करते सुबह 4 बजे के शाम के 4 बज गए, पर बिन्नू नहीं आया। इधर नंदिनी देवी पत्थर बनी, सिर पर पल्ला किए किरण कुमार के पार्थिव शरीर के सामने बेजान सी बैठी थी। निगाहें बार बार दरवाजे की तरफ उठती थी। बाकी बच्चों की सांत्वना का उन पर कोई असर नहीं था। फिर खुद से ही अपनी परवरिश पर शक करती, ग्लानि से भर जाती। आंगन और अहाते में उपस्थित समाज के लोगों की उपस्थिति, उनके बिन्नू की अनुपस्थिति उन्हें शर्मिंदगी का एहसास भी करवा रही थी। आदर्श परिवार की व्याख्या करता उनका व्यक्तित्व बिन्नू द्वारा की गई सामाजिक बेइज्जती और अवहेलना को मन से स्वीकार नहीं कर रहा था। खुद से सवाल करता उनका मन कि बिन्नू तू ऐसा भी कर सकता है। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत नंदिनी देवी को बिन्नू की ही थी, पर बिन्नू नहीं आया और नंदिनी देवी ने शाम के 4 बजे किरण कुमार को लाचार हो आखिरी विदाई दे दी। मन पर पत्थर रखकर वक्त गुजरता गया। पता चला घाट पर बिन्नू आया था, वहीं से वहीं चला भी गया। नंदिनी देवी का दिल जैसे किसी ने भींच दिया। कुछ वक्त बाद बिन्नू आया। नंदिनी देवी की खुशी का ठिकाना न था, पर फिर कुछ समय बाद बिन्नू एकदम बेगाना सा हो गया। नंदिनी देवी कभी फोन करती, कभी चिट्ठी, परंतु बिन्नू फिर नहीं आया।
सभी जिम्मेदारियों से मुक्त बिन्नू सबके टच में था, परंतु नंदिनी देवी से मिलने नहीं आया। नंदिनी देवी के लिए ये दूसरा झटका था। अपने और बच्चों से कहती, बिन्नू को समझा वो आ जाए या मैं ही चली जाऊं। समझाया भी, परंतु बिन्नू पता नहीं कौन सी गोली खाकर बैठा था, क्या सोच कर बैठा था, वो नंदिनी देवी से मिलने नहीं आया और अपने दरवाजे भी उनके लिए बंद कर दिए। ऐसे व्यवहार की वजह कुछ भी हो, परंतु बात करने से ही बात बनती है। बिन्नू ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, परंतु सिर्फ माँ के लिए। बाकी भाई बहनों के लिए उसके पास हमेशा एक नया रीजन होता था खुद को डिफेंड करने का, परंतु कोई भी रीजन इतना बड़ा नहीं था कि माँ बाप का कर्ज उतारने से उसे रोक सके। नंदिनी देवी की आंखें पथरा गई थी, पर बिन्नू नहीं आया। एक दिन नंदिनी देवी अपनी बेटी से बोली, लाडो, मेरा बिन्नू ऐसा नहीं है, वो भूत है जो उसके अंदर है। मैंने बिन्नू को अकेला नहीं छोड़ा था ना शमशान में, तो वो भूत मुझसे बदला ले रहा है। मेरा बिन्नू ऐसा नहीं है। और एक दिन नंदिनी देवी भी दरवाजे की तरफ देखते हुए, इंतजार करते हुए किरण कुमार की तरह इस दुनिया से चली गई। बिन्नू आया, अर्थी को कंधा भी लगाया, रोया भी, पर इन सबका कोई औचित्य नहीं था। समाज और रिश्तेदार जो नंदिनी देवी और बिन्नू के प्यार का दम भरते थे, अब कहने लगे कि यदि बिन्नू नंदिनी देवी के साथ ऐसा कर सकता है, तो कोई भी किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। भगवान ऐसी औलाद किसी को ना दे। इधर एक कान से नंदिनी देवी की बेटी ये बात सुन रही थी और दूसरे कान में उसे नंदिनी देवी की फुसफुसाहट से भरी आवाज सुनाई दी, नहीं, मेरा बिन्नू ऐसा नहीं है, वो तो भूत है। और इसी के साथ ये कहानी यहाँ खत्म होती है। थैंक यू बनी मैम, इट वाज एन अमेजिंग स्टोरी। आप जैसे हर बारी होती है, और मैं सबके रिव्यूज एंड सबसे जानना चाहूंगी कि उनका क्या ओपिनियन है। सो स्टार्टिंग विद संतोष मैम, आप बताइए। मैम आप म्यूट पर हैं। तो ये तो बहुत एक्सट्रीम था ना, वो माँ का लव फॉर वन पर्टिकुलर चाइल्ड के लिए रहता ना। उनके और भी तो बच्चे थे, तो सबके लिए बराबर रहता, एवरीवन इज इक्वल ना, तो उसी के लिए क्यों करती थी? एक तो ये ऐसे लगता है अजीब, और दूसरा वो बिन्नू बड़ा हो गया, समझदार हो गया, अपना परिवार हो गया, तो उसको क्या तब माँ से क्यों उसने दुश्मनी बोलो या नफरत बोलो, ऐसा क्यों उसने किया? What is the reason for that? What could be the reason? क्या बात ऐसी हो गई दोनों के बीच की? जो बच्चा माँ को इतना मानता था, जो माँ इतना बच्चे को मानती थी, एकदम उसने बात करना ही छोड़ दिया। क्या बात हो गई होगी? माधव सर, चलो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा संतोष जी को। यस, बेसिकली ये स्टोरी बहुत ही, मतलब जिस हिसाब से लिखी गई है और आपने जो स्टोरी जो सुनाई हमको, बहुत बहुत मजा आया। यस, वी वेर देयर इन ऑल दो सिचुएशंस, सिचुएशन, जैसे वो बचपन के दिन हो या फिर वो शमशान की पूजा हो, या जो सवेरे 4 से शाम को 4, एक एक जो सब जैसे राइमिंग क्रिएशन है ये, तो बहुत कुछ चीजें बहुत याद रहेगी। तो वेरी गुड appreciations for those, like the way you have written and then the way you said it. तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये स्टोरी का ये था कि अटैचमेंट, और मे बी एक्सेसिव अटैचमेंट, संतोष जी, कि यस, मैं भी एक बड़ा बेटा हूँ। मेरी लाइक माय मदर हैड
five sons, so I am the eldest one. और मुझे थोड़ा सा ये क्यों होता है, ये थोड़ा सा मैं मतलब जानता हूँ, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ. So being the first child who gave you the like first motherhood ना, तो उसका एक अलग अहमियत होती है माँ के या पिताजी के भी मन में. एंड यू विल फाइंड दैट ऑल यंगर चिल्ड्रन विल बी लाइक उनका जो संगोपन है उसमें माँ बाप के साथ साथ ये बड़े भाई का, बड़े बहन का भी काफी हिस्सा होता है. ठीक है, तो उस हिसाब से ये बड़ा जो है घर में, बड़ी बेटी है या बड़ा बेटा है, तो उनका अहम स्थान होना चाहिए. लेकिन ये जो कहानी थी इसमें जैसे वो एक्सेसिव अटैचमेंट जो दिख रही है कि बिन्नू के बाद भी जो बाकी औलादे हैं उनको भी जैसे धीरे धीरे बढ़ जाना चाहिए, तो वो हो नहीं पाया. और ये किसी ने रोका भी नहीं कि अरे ये ऐसे नहीं चलेगा. बाकी जैसे आई एक्सपेक्ट कि उस नंदिनी की नंदिनी के पिता माँ बाप है, या फिर किरण जी है, किरण जी के माँ बाप है, जो वो बुजुर्गों ने ये बात को थोड़ा सा चेक देके थोड़ा सा कंट्रोल हो सकता था, बट जो नहीं हुआ. और अल्टीमेटली वो जो अटैचमेंट का जो कहर हुआ है, तो उसी के चलते जो भी कारण से जो बिन्नू निकल गया था घर से, मुझे लगता है कि यही ऐसा ही कुछ कारण हुआ कि जिससे कि ये एक्सेसिव अटैचमेंट वाज द रीजन फॉर हिम टू गो अवे. और फिर उसके नंदिनी के एक्सेसिव अटैचमेंट के ही कारण से उसको ये इस तरह का अंजाम भुगतना पड़ा. ये मेरा कहना है, मेरा एनालिसिस. गुड व्यू. नेक्स्ट सर. भारती मैम आप बताएं. हेलो, मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है, मैं तो स्टोरी एंजॉय कर रही थी. मैं पहुंच गई थी अपने बच्चों के साथ, मैं उन्हें स्कूल भेजती थी. मैं तो पूरी स्टोरी में बस सच बताऊं, वही एक प्यारा सा मोमेंट जो है उसे एंजॉय कर रही थी. मैंने उसके बारे में और नहीं सोचा कि ऐसा क्यों हुआ. एक बार के लिए सोचा भी, पर वो ज्यादा अच्छी याद थी, उसे एंजॉय कर रही थी मैं. बहुत प्यारी स्टोरी है. थैंक यू भारती. थैंक यू भारती मैम. अर्चना मैम. कैमरा दीदी. हाँ मैम आप कैमरा भी ऑन कर लीजिए. हेलो, मुझे ये स्टोरी बस आंसू आ गए इस स्टोरी को बाद की सुन के. जो मदर एंड सन का लव होता है ना, वो कोई समझ नहीं सकता, माँ ही समझ सकती है वो. लेकिन जहाँ अति हो जाती है ना, एक को ज्यादा वो करो, उसको वही अति ने है ही ये जो गड़बड़ करी है इसमें स्टोरी में. माँ की प्यार की अति ने, मतलब मैं अपना शब्द कह नहीं पा रही हूँ मुझे आ नहीं रहा. वॉइस नहीं आ रहा है. बच्चे थे तो प्यार को करती होंगी. हेलो, आवाज नहीं आती. हेलो, अभी आ रही है मैम. अच्छा, हाँ तो प्यार सबको करती होंगी, लेकिन थोड़ी ब्रेक कर रही है होता मैम है. आपकी वॉइस ना. एक बार आप कैमरा बंद करके मे बी. अच्छा अच्छा, ठीक है. अभी मैम आप बोल. हाँ, तो मैं अपने शब्दों को कह नहीं पा रही हूँ जो मैं कहना चाह रही हूँ. मतलब ये प्यार की अति भी कभी कभी बच्चों को क्या कहते हैं, मतलब मार देती है. हाँ मतलब उनको वो कर देती है कि हम ही है सब, मतलब केवल उससे वो आ गया कि मेरे बिना मम्मी का काम नहीं चलेगा, माँ का मेरी, है ना. तो उसमें वो आ गया, अहम अहम आ जाता है, जो भी आ जाता है.
और माँ तो कभी किसी बच्चे का बुरा चाहती ही नहीं है, ये तो है ही ट्रू। बस और क्या कहूँ मैं, कुछ कह नहीं पा रही। थैंक यू अर्चना मैम, थैंक यू एवरीवन आप सबके ओपिनियंस और सजेशंस के लिए, एंड इवन फॉर द क्वेश्चन दिस टाइम। मनी मैम, आप नेक्स्ट सेगमेंट पे मूव करना चाहेंगी अभी? लेकिन प्रगति आप अपना व्यू दीजिए, आपने भी कहानी सुनी थी। मैम मेरे को ऐसा लगता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो प्यार हो, चाहे कुछ भी हो, एंड इसी वजह से जो भी हुआ सिचुएशन, जैसे मैम ने भी बोला, वो उसी वजह से अराइज होती है। तो समटाइम्स ऐसा भी होता है ना कि कुछ पेरेंट्स कोल्ड रहते हैं ऑन फेस, डीप डाउन बहुत प्यार करते होते हैं, लेकिन ऑन फेस कोल्ड रहते हैं, तो उसके पीछे भी वही लॉजिक या वही रीजन होता है। ये मेरा छोटा सा व्यू है। बस मैं इस कहानी में जो कुछ भी है, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट पे आएंगे, पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ये वीमेंस डे के लिए मैंने स्पेशली ये नंदिनी की कहानी निकाल रखी थी, और हमारा सेशन थोड़ा ये हो गया कि एक्सेसिव लव ऑब्वियसली कुड बी हार्मफुल, बट बस किसी बेटे को माँ के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कितनी भी गलती हो पेरेंट्स की, चाहे वो प्यार हो चाहे नफरत हो, एटलीस्ट बच्चों को, किसी भी बच्चे को एटलीस्ट ये नहीं करना चाहिए। तो जो कुछ भी मैंने सोसाइटी में होते हुए देखा उसको कागज पे उतारने की कोशिश की है, और जो कि बहुत मुझे बुरा लगा था, क्योंकि समाज में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अलाउड नहीं करनी चाहिए। तो he went to the other extreme basically, like मैं जैसे दो लाइनों के बीच का जो पढ़ने समझने वाली बात है, उस हिसाब से कुछ अनदेखे सीन्स को, अनलिखे सीन्स को मैं ये समझ रहा हूँ कि जैसे अभी उसके साथ दूसरी, लाइक शादी के बाद उसकी बीवी है या उसके इन लॉज है, तो दे कुड कॉशन हिम अबाउट दिस एक्सेसिविटी, जिससे कि वो धीरे धीरे समझ के कि आप ऐसे ही उनके साथ रिस्पॉन्ड करते रहोगे तो वो आगे जाके दुख होगा, बहुत दुख होगा। तो उसके हिसाब से ही स्टार्टेड कीपिंग अवे फ्रॉम हर, बट जब उस माँ को जरूरत थी तब उसने रिस्पॉन्ड करना आना जरूरी था। ही रिमेन्ड एट अदर एक्सट्रीम, जो होना नहीं चाहिए था, जिससे कि ये स्टोरी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती थी, राइट? ये मेरा व्यू है। बट ये स्टोरी एक सोसाइटी की रियल स्टोरी है, तो वो मेरे हाथ में नहीं है सर कि उसको, अच्छा, बेस्ड ऑन द ट्रू स्टोरी, ओके, या उसको मैं मोल्ड नहीं कर सकती थी। इस सोसाइटी में तो बहुत ऐसे बिन्नू मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे ऐसे जी। हाँ। यदि कुछ स्टोरीज ऐसी होती हैं जो आप सोसाइटी में देखते हो, वो आप लिखते हो, उसे खुद से कुछ छेड़खानी करनी आई थिंक ठीक नहीं, क्योंकि वो हमारा सबक मिल ही जाता है, राइट? तो जब ऐसे लिखने से बेसिकली knowing such things, we get lessons which we can like follow, bring into our lives, so that वो सिचुएशन शायद हम लोग टाल पाए, वो वाली बात। या Definitely. Very nice opinions. Thanks for your opinions. अब नेक्स्ट सेशन की तरफ, सेगमेंट की तरफ, तो जैसे कि हमारा ये प्रोग्राम अब सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं रह गया है, वो एक क्रिएटिव राइटिंग भी ISF ने डिक्लेयर कर दिया है। क्यों प्रगति? तो आप लोगों को प्रगति ने अब तक पेपर पेन लेके बिठा ही दिया होगा। तो इसमें आज का जो स्टोरी के लिए टिप है, वैसे तो हर कोई लिख सकता है, जिसके मन में जो कुछ भी आता है, जब आप लिखना शुरू करते हैं तो हर कोई बहुत अच्छा एक राइटर बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आज का जो टिप है वो ये है कि जिस करेक्टर के चारों तरफ स्टोरी को लिखा जाए, स्टोरी कभी भी उस करेक्टर से बाहर नहीं जानी चाहिए। दिस इज द टिप, मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक, चाहे वो स्टोरी बीच बीच में लेफ्ट राइट या ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं भी जा रही हो,
पर वो जितने भी इंसिडेंट हैं उस मेन कैरेक्टर से रिलेटेड, और एंड भी एक उसी मेन कैरेक्टर पे हो, तो एक स्टोरी एक अपने आप में एक बुके बन जाती है। Okay. तो दिस इज द टिप फॉर Noted. कोई भी स्टोरी आप छोटी सी आप लोग नेक्स्ट टाइम लिख के लाइएगा। कोई भी इंसिडेंट आपके चारों तरफ होता है या आप घर में देखते हैं, चाहे वो 20 लाइनों का हो, चाहे 25 लाइनों का हो, चाहे 10 लाइनों का, व्हाटएवर। यदि वो कविता है तो भी, तो वो नेक्स्ट वी वुड डिस्कस। ओके Okay. Sure. नेक्स्ट लोग सेशन कब होगा? भी शेयर कर सकते हैं और नेक्स्ट सेशन की इंफॉर्मेशन मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, ठीक है? ओके एंड आप लोग विद इन दिस वीक ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं जो भी आपने लिखा है, ताकि वी विल आल्सो हैव टाइम टू रीड एंड गेट इंस्पायर्ड बाय ईच अदर, ताकि हम भी मोटिवेट होके लिखें। बिल्कुल। और Yes. उसी सेम मटेरियल को आप नेक्स्ट सेशन में सुना भी सकते हैं। ओके सो Okay. आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आई, थैंक्स फॉर इट। सो थैंक यू बहुत एवरीवन कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया, एंड आई होप आप सब लोगों ने भी मनी मैम की स्टोरी उसी तरीके से एंजॉय करी होगी जिस तरीके से मैंने करी। वो हर बारी कुछ कुछ कभी थ्रिलर, कभी ऐसी चीजें लेके आती है, जैसे आज जो उनकी स्टोरी बेस्ड थी वो एक रियल लाइफ सिनारियो पे, एक रियल लाइफ कैरेक्टर्स सिचुएशंस पे बेस्ड थी। तो हर बारी वो भी कुछ ऐसी कहानियां लेकर आती है। तो उसी तरीके से वी ऑल्सो वांट कि आप भी इंस्पायर हो, आप भी लिखे एंड आप भी कहानियां शेयर करें। तो मनी मैम, आई होप हम सब बाकी सबके राइटअप्स भी जल्दी देखेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, एंड आप लोगों की प्रेजेंस शो में बहुत जान डाल देती है। आई एम वेरी सॉरी Okay. आपको आधा घंटा वेट करना पड़ा। आई थिंक नहीं आई एम सॉरी फॉर दैट मिसकम्युनिकेशन मैम। वो इट्स ओके, फाइन, टाइम था, इट्स ओके। नेक्स्ट टाइम प्रॉपर्ली 4 to 5 करेंगे। वो इस बारी वी स्टार्टेड इट टुडे, सो सब लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ज्वाइन करने में। वी आर आल्सो कॉल करके वी आर ट्राइंग टू फिगर आउट दी सॉल्यूशंस। सो जो भी सब लोगों को भी कोई इशू आ रहा है जोहो की वजह से, वी आर सॉरी फॉर दैट, एंड वो आप लोगों के एक्सपीरियंस को और बढ़ा देगा, वी आर श्योर, थोड़े दिनों में। हाँ, Yes. डाउनलोड करने की स्ट्रेटजी भी पता लग गई आज। यस थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है Okay. कि सबकी आवाज आ रही है तो वो ब्रेक हो के आ रही है। हाँ वो तो हो रहा है आज। पता नहीं क्यों, मतलब सभी को ही इशू हो रहा है ये। मैं सोची ठीक मेरी है, ही हाँ। इंटरनेट प्रॉब्लम है कुछ, पर हो रहा है ये। इंडिविजुअल अपने अपने एंड पे हो सकता है ज्यादातर, क्योंकि मुझे जैसे वो अर्चना जी का बीच में जो लगा था उसके बगैर कोई इश्यू नहीं सुना लगा मुझे, मतलब बाकी जो पूरा सेशन जो हुआ, ओके ओके, दैट लेकिन मींस वो ये इट हैज कुछ टू बी इंटरनेट इंडिविजुअल प्रॉब्लम इंटरनेट। या राइट। या ओके ओके। सो हम लोग भी ना यही ट्राई कर रहे हैं कि थोड़ा सा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को ट्राई करके हम आप लोगों को ही बेस्ट सर्विस देना चाहते हैं। इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम इनिशियली आ रही है, बट होपफुली विल फाइंड द वेज। यस वी विल। ओके थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, थैंक यू, bye, थैंक यू मनी मैम फॉर द See you. म्यूजिक सेशन। see you थैंक all, यू bye. भारती मैम, थैंक यू Thank you, Mani ji. Yeah. थैंक यू Bye. अर्चना मैम, थैंक यू संतोष मैम। बाय।